हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एमएस स्टडी वर्ड में। आज से हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी की 6 to 12 एनसीईआरटी कराई जाएगी। इसी कड़ी में आज हम ज्योग्राफी की 6th क्लास की एनसीईआरटी पृथ्वी हमारा आवास का पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद पृथ्वी को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं तो कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या, नए चंद्रमा की रात्रि को ही अमावस्या कहते हैं और पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को ही पूर्णिमा कहते हैं, जो आप 1 महीने में, लगभग 1 महीने में आप पूर्णिमा को देख सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा और इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते, क्योंकि जब दिन में सूर्य ही इतनी तेज प्रकाश के साथ चमकता है, उसकी किरणें इतनी तीव्र होती हैं, प्रकाश बहुत ही तेज होता है, तो जो रात में बहुत ही मध्यम में चंद्रमा या तारे चमकते हैं, वो दिन में हमें सूर्य के प्रकाश की तीव्र प्रकाश की वजह से हमें नहीं दिखाई देता। सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो हमें मिला यहाँ कौन सा पॉइंट? एक पूर्णिमा, जो लगभग 1 महीने में एक बार दिखता है, और नए चंद्रमा की रात्रि, जिसको अमावस्या कहते हैं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा हमको मिल रहा है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड किसको कहते हैं? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं, बड़े आकार के होते हैं, गर्म होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, और सूर्य भी एक तारा है। तो हमें एक पॉइंट मिला यहाँ, तारा। तारा किसको कहते हैं? जिसकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होती है। ये गैसों के बने होते हैं और ये ऊष्मा और प्रकाश बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, उसको तारा कहते हैं। और तारा का एग्जाम्पल क्या है? सूर्य। सूर्य भी एक तारा है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। बहुत से तारे हैं आकाश में जो बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से ना तो हमें उनकी ऊष्मा पता चलती है, ना प्रकाश हम महसूस कर पाते हैं, और वो हमें बहुत ही अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। हमने अनुभव किया है कि जैसे हम आकाश में हवाई जहाज़ पे यात्रा कर रहे हैं, तो हमें पृथ्वी पर जो धरती पर कोई चीज़ है वो बहुत ही छोटा दिखाई देगा, या हम धरती पे खड़े होकर आकाश की तरफ देखते हैं और हमें हेलीकॉप्टर या जहाज़ बहुत ही छोटा दिखाई देता है। तो दूरी की वजह से हमें चीज़ें छोटी दिखाई देती हैं, चीज़ें छोटी इतनी होती नहीं हैं।
रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अब नक्षत्र मंडल क्या होता है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा जो आकृतियां बनाई जाती हैं उसको हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। अर्सा मेजर और बिग बियर एक इसी प्रकार का नक्षत्र मंडल है। तो इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, ग्रह है, उपग्रह है, नक्षत्र मंडल है या कुछ और। तो आपको पता होना चाहिए कि नक्षत्र मंडल है, अर्सा मेजर बिग बियर इसी तरीके का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है स्मॉल बियर या सप्तऋषि। स्मॉल बियर या सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या है? 7 तारों का समूह है। सप्तऋषि 7 तारों का समूह है जो कि एक बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो स्मॉल बियर है या सप्तऋषि है ये 7 तारों का समूह है और अर्सा मेजर जो कि नक्षत्र मंडल है उसका एक भाग है। ये अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों और ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे, क्योंकि प्राचीन समय में कोई ऐसी वॉच या डिजिटल वॉच या नहीं हुआ करती थी जिससे लोग अपनी दिशा और समय का निर्धारण कर सकें। तो जो है ये तारे जो होते थे वो रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से प्राचीन समय में किया करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। जो उत्तरी तारा है वो उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो ये आसमान में हमेशा एक ही दिशा में रहता है। तो हम ये देखेंगे कि सप्तऋषि जो है हम मिलाएंगे और इसके जो आखिरी तारे हैं इसकी दिशा से हम उत्तर की तरफ जाएंगे तो हमें ये ध्रुव तारा दिखेगा। इसकी दिशा, ये ध्रुव तारा का जो स्थान है वो हमेशा एक ही रहता है, हमेशा फिक्स होता है इसका स्थान। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से हमने ध्रुव तारे की स्थिति को जाना और आपस में मिलाते हुए ये जो सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर इंगित करता है। कुछ जो खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, जो कुछ खगोलीय पिंड है उसमें अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड जो है ग्रह कहलाते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे ग्रह किस कहते हैं। कुछ जो खगोलीय पिंड हैं उसके अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, तो फिर वो चमकते कैसे हैं? वो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं और ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। ये जो प्लैनेट है, ग्रह को प्लैनेट कहते हैं अंग्रेजी में, और ये ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यह है सौरमंडल। तो सूर्य केंद्र में है, हमारे सूर्य केंद्र में है और इसके लिए एक ट्रिक है। इसको समझने के लिए एनसीईआरटी में ही ट्रिक दिया हुआ है कि माई वेरी इफिशिएंट मदर, यहाँ क्षुद्र ग्रह है, जस्ट सर्व अस नट। ठीक है, तो हम उसी से समझेंगे कि माई
माई से एम जो आगे का है वो मरकरी हो जाता है, वेरी वेनस हो जाता है, ई से अर्थ हो जाता है, एम से मार्स हो जाता है। फिर क्षुद्र ग्रह का छल्ला है, फिर उसके बाद जो है जुपिटर है, शनि है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक, तो ये तो आपका एक ट्रिक हो गया। हम बुध के बारे में जानेंगे कि बुध ग्रह क्या है, कि ये सूर्य के सबसे नज़दीक है। आप देख रहे होंगे ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो जो है ये सूर्य से निकलने से 2 घंटा पहले ही ये दिखाई देने लगता है, और ये सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, ये सबसे छोटा और हल्का ग्रह है। और जो है फिर हम शुक्र के बारे में जानेंगे कि शुक्र पृथ्वी से दूसरा सबसे करीबी ग्रह है, और ये जो है पृथ्वी का निकटतम भी है। ये पृथ्वी से तो सबसे पास में है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है, और इसको चमकीला ग्रह है या सबसे गर्म ग्रह, शुक्र को चमकीला ग्रह या सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। और ये इसको पृथ्वी का भगनी या पृथ्वी की बहन, पृथ्वी का भगनी कहा जाता है, ये इस ग्रह के बारे में। फिर पृथ्वी को तो हम लोग जानेंगे ही अब अच्छे से। फिर उसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, और इसका लाल रंग जो है आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। और जो है ये भी 24 घंटे में अपना एक पूरा चक्कर कर लेती है। तो इस मायने में ये पृथ्वी के समान है। मंगल ग्रह 24 घंटे में अपना पूरा चक्कर, जिसको परिभ्रमण कहते हैं, वो पूरा कर लेती है, अपने अक्ष पर 24 घंटे में घूम जाती है। इसके अगर मंगल ग्रह के बारे में जाने तो इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, 2 उपग्रह हैं। और फिर ये क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, और ये जो है बृहस्पति है। बृहस्पति अगर देखा जाए तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और इसके बारे में और देखें तो अगर इसका सबसे बड़ा उपग्रह देखा जाए तो गैनीमीड, जो कि पीले रंग का उपग्रह है, तो सबसे बड़ा उपग्रह है इसका गैनीमीड है। और बृहस्पति के बारे में एक फैक्ट ये है कि ये सबसे कम समय में 10 घंटे में, सबसे कम समय, पृथ्वी जैसे 24 घंटे लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने के लिए, लेकिन ये 10 घंटे में लगभग जो है ये अपने अक्ष को पूरा कर लेती है, एक चक्कर पूरा लगा लेती है। परिभ्रमण इसका सबसे कम समय में होता है। फिर उसके बाद आता है शनि। शनि ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर हम देखें तो हमें ये पता होता है कि एक नॉर्मली, क्योंकि हम फिगर से फाइंड आउट करते हैं कि शनि के चारों तरफ छल्ले हैं, शनि के चारों तरफ वलयकार छल्ले हैं। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी में ही दे रखा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस, इसके चारों तरफ वलय हैं, छल्ले हैं। और फिर उसके बाद आता है हमारा यूरेनस होता है। और ये सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह में है, तो ये शनि में है 82। और अभी तक हमें 2 साल पहले से पता था कि सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति में है 79। लेकिन 2019 में 20 उपग्रह, जब शनि के 62 उपग्रह हुआ करते थे, तो 20 उपग्रह की और खोज हो गई, तो जिसकी वजह से अभी शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं। वर्तमान में शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह है। एक बात और, ये माई वेरी इफिशिएंट मदर, ये जो 4 हैं, मरकरी और वेनस, अर्थ और मार्स, ये जो 4 हैं ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं, इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और ये क्षुद्र ग्रह के बाहर जो ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। और जो ये आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टान के बने हैं, चट्टान के बने हैं। लेकिन जो ये बाह्य ग्रह हैं वो गैस और तरल पदार्थों के बने हैं, गैस के बने हैं प्लस तरल पदार्थों के
बने हैं। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके लिए है, बहुत फैक्ट रखे हैं। बस इतना हमें ध्यान रखना है कि बुध जो सबसे करीब है वो हमें एक सेंस लगा के देखना है, जो सबसे करीब है वो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करेगा, सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा करेगा। और जो सबसे बाद में है, जैसे नेपच्यून जो सबसे लास्ट में आता है, वो सबसे, उसका जो परिक्रमा काल है वो सबसे ज़्यादा होगा और बुध की परिक्रमा काल सबसे कम होगी। बहुत ही जल्दी सूर्य की चक्कर 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, 88 दिनों में। और नेपच्यून जो है 164 साल लगाता है सूर्य की परिक्रमा करने पे। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। जो हमें चंद्रमा दिख रहा है वो उपग्रह है या हमारी पृथ्वी का सहचर है। इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये पृथ्वी का चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे मैंने बताया, शनि का सबसे ज़्यादा है 82, और दूसरे नंबर पर बृहस्पति है 79 उसके चंद्रमा है, जिसी को उपग्रह भी कहते हैं। तो अब हम देखेंगे सौरमंडल। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। सौरमंडल में क्या होता है? सन होता है, सूर्य होता है, हमारे सैटेलाइट होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं और उल्का पिंड है, क्षुद्र ग्रह है, बहुत सी चीज़ें, ये मिलके हमारा एक सौरमंडल का निर्माण करता है। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। ये सूर्य जो है इनको प्रकाश और ऊष्मा देता है, इनको जो है रोशनी देता है, ताकि ये तभी ये चमकते हैं। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सौरमंडल है, ये सौरमंडल है जिसके केंद्र में सूर्य है, जिसके केंद्र में सूर्य स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है, इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। खिंचाव बल की वजह से ये सौरमंडल को बांधे रहता है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। जो सौरमंडल है उसका स्रोत जो सौरमंडल है, जो प्रकाश और ऊष्मा उसमें फैली हुई है, उसका एकमात्र स्रोत सन है। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो क्योंकि सूर्य पृथ्वी से बहुत दूर है, इस वजह से हम उसका जो बहुत अत्यधिक तेज उसकी ऊष्मा है, उसकी ऊर्जा है, हम उतना उसको महसूस नहीं करते। कारण उसका ये है कि ये हमसे 15 करोड़ किलोमीटर लगभग दूर है। हम इसको देख लेंगे। क्या आप जानते हैं? इसमें हम देखेंगे इसको पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। तो जो रोमन कहानियाँ हैं उसमें सोल किसको कहा जाता है? सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें, तो वो काम का नहीं है हमारा। शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द हैं जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं। अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया है शब्द है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया शब्द का अर्थ है लिखना।
आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो जैसे जियोलॉजी पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। अब हम देखेंगे सूर्य। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। और सूर्य पृथ्वी के, ये लाइन हमारी हो चुकी है, दोबारा रिपीट हो गई, कोई बात नहीं। ग्रह जो है हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और ये हमने बताया कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट। ये इतना ध्यान रखना है कि मदर के बाद ये जो है ये क्षुद्र ग्रह हैं। ये छोटे छोटे इसमें ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये सभी रास्ते दीर्घवृत्ताकार में, ये ध्यान रखना है कि जो सूर्य का चक्कर ग्रह लगा रहे हैं वो दीर्घवृत्ताकार में लगा रहे हैं। अगर सन ये है तो ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। ये कक्षा कहलाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं जो दीर्घवृत्ताकार हैं। सबकी अपनी अपनी कक्षा है, उसी फिक्स जो है कक्षा में, फिक्स ऑर्बिट में ये चक्कर लगा रहे हैं। बुध सूर्य से सबसे नज़दीकी है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। तो जो बुध है उसको चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार और आकृति पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको कहा जाता है। हाँ, ध्यान हमें ये रखना है कि शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है और बुध के पास भी कोई उपग्रह नहीं है। तो शुक्र और बुध, शुक्र और बुध के पास उपग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 UB 313 सिरस और प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे पृथ्वी के बारे में। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है, क्योंकि पहले बुध आता है, फिर शुक्र आता है और फिर पृथ्वी आता है। तो तीसरा ग्रह हुआ दूरी के हिसाब से, और आकार में 5वां ग्रह है। यह ध्रुवों की सबसे जो है ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है इसका आकार भू-आभ है। तो पृथ्वी का आकार अगर देखा जाए तो कैसे, भू-आभ का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। पृथ्वी के भू-आभ का अर्थ क्या है? पृथ्वी के समान आकार। तो पृथ्वी का आकार क्या है हम देखेंगे, लगभग ऐसा, थोड़ा सा ऐसे। तो ध्रुव के पास थोड़ा चपटा हुआ है, इसी को भू-आभ कहते हैं। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन में मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अद्भुत ग्रह क्यों? क्योंकि यहाँ जीवन है, जीवन जीने की दशा है, अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह कहा जा रहा है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी 2/3
सतह जो है पानी से ढकी हुई है। लगभग पृथ्वी का 70% भाग जो है या क्षेत्रफल है वो उस पर जो है पानी है, मतलब समुद्र है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है। और हम देखेंगे यहाँ क्या आप जानते हैं उसमें प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो जो प्रकाश की गति है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, और इस गति के बावजूद सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, और प्रकाश की गति अगर हमसे पूछा जाए तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है। रोचक तथ्य में हम चेक करेंगे कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि तो ये कदम तो पहला कदम रखा और दूसरा कदम भी नील आर्मस्ट्रांग ने ही रखा। तो ये क्वेश्चन कई बार होता है कि पहला कदम जो है नील आर्मस्ट्रांग ने रखा तो दूसरा कदम किसने रखा, तो दूसरा कदम भी इन्होंने ही रखा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। जैसे हमने देखा शनि के पास 82, बृहस्पति के पास 79, वैसे हमारी पृथ्वी और बुध और शुक्र के पास तो उपग्रह ही नहीं है। तो पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ये चंद्रमा है तो ये पृथ्वी के व्यास का कितना हो रहा है, 1/4, 1/4 इसका जो है क्षेत्रफल है, इसका व्यास है। यह इतना बड़ा है, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। क्योंकि हम चंद्रमा को देखते हैं, हमें चंद्रमा आराम से दिखता है और ग्रह हमें नहीं दिखते। तो उसका कारण ये है कि ये हमारे जो है पृथ्वी के बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3 लाख, तो चंद्रमा हमारी पृथ्वी से कितनी दूरी पे है, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। ये उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। ये सन है, ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चक्कर दीर्घवृत्ताकार में ग्रह लगाते हैं, ये ग्रह है, और ग्रह के चारों तरफ चक्कर उपग्रह लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड की तरह है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, जो मानव उपग्रह बनाते हैं उसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करता है। तो मतलब चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों लगभग 27 दिन में होता है। परिक्रमण जब हम किसी चीज़ की चक्कर लगाते हैं, किसी चीज़ का चक्कर पूरा करते हैं, उसको परिक्रमण कहते हैं। और परिभ्रमण जब हम अपने ही अक्ष पर चारों तरफ घूम जाएं, अपने ही अक्ष पर एक चक्कर लगा लें, उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। तो चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों 27 दिन में लगभग पूरा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। इसी वजह से, क्योंकि उसका चक्कर लगाने का, पृथ्वी का चक्कर लगाने का भी समय वही है जो अक्ष पर, अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाने का है। इसी वजह से हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। चंद्रमा की परिस्थितियाँ
जीवन के अनुकूल नहीं है। यहाँ ना पानी है, ना वायु है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं और चंद्रमा के दिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो हमने बचपन से देखा है कि चंद्रमा पे कुछ आकृति हम ध्यान से देखते हैं तो हमें कुछ आकृति चंद्रमा पे दिखाई देती है, वो छाया ही होती है जो पर्वत, मैदान, गड्ढों की छाया होती है। अब हम देखेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होता है। तो यह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? जो तारे होते हैं, ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, उसके अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड, बहुत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीमित जो छोटे पिंड होते हैं वो उनके जो घेरे होते हैं उनको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे हमने देखा कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इसके बाद थे क्षुद्र ग्रह। फिर बृहस्पति था, शनि था, यूरेनस था, नेपच्यून था। तो ये जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये भी जो है पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हमने देखा ये मंगल है, ये बृहस्पति है, मतलब ये मार्स, ये जुपिटर, इसके बीच में ये क्षुद्र ग्रह की एक पूरी जो है इसकी एक पूरी कक्षा बनी रहती है और ये सूर्य का चक्कर लगाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं। ये ग्रह से ही टूट टूट के बने होते हैं और जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे, तो अब वो भी स्वतंत्र होकर जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। उल्कापिंड। उल्कापिंड क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड, ये भी जो है सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिसको उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरता है और धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। आए दिन कभी न्यूज़ में आता रहता है कि यहाँ जो है क्रेटर बन गया, कोई गड्ढा, कोई उल्कापिंड गिरा था। और इसी तरीके से क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है, जो लाखों तारों का समूह होता है और चौड़ी पट्टी जैसी सफ़ेद सी फैली होती है, चमकदार रास्ते होते हैं और लाखों तारों का जो समूह होता है उसको आकाश गंगा या मिल्की वे कहते हैं। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। जो हमारा सौरमंडल है जिसमें सूर्य है, हमारा ग्रह है, उपग्रह है, क्षुद्र ग्रह है और जिसमें सूर्य उसके केंद्र में है, तो ये एक सौरमंडल है। और ये सौरमंडल जो है ये आकाश गंगा का एक भाग है। ये आकाश गंगा का एक भाग है और ऐसे आकाश गंगा के बहुत से समूह जो होते हैं उससे मिलके बनता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में बहुत सी आकाश गंगाएं हैं और उस एक आकाश गंगा जो मिल्की वे जिसको कह रहे हैं उसका एक भाग हमारा सौरमंडल है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों, गैसों की एक प्रणाली है। उसमें इस प्रकार की लाखों जो आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का, जब लाखों आकाश गंगाएं मिलती हैं तब ब्रह्मांड का निर्माण होता है। तो ये आप समझ लो कि एक ब्रह्मांड है।
ब्रह्मांड है और इसमें लाखों आकाश गंगाएं हैं। ये लाखों आकाश गंगाओं के एक समूह को जो है इन्होंने ब्रह्मांड कहा और उस आकाश गंगा का एक भाग हमारा सौर मंडल है। ठीक है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ब्रह्मांड की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता कि कितना विशाल है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। उनको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रह्मांड का है। इस ब्रह्मांड के अंतर्गत लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं, जिसका एक पार्ट जो है वो एक आकाश गंगा का एक भाग है सौरमंडल, और उस सौरमंडल में हमारी पृथ्वी है जिसका केंद्र सूर्य है। अब देखिए चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, लेकिन जो है हम इसके क्वेश्चन आपको हम करवाते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर से ही हमें समझ में आएगा कि हमने चैप्टर समझा या नहीं समझा। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्रह और तारे में क्या अंतर है। पहला क्वेश्चन है ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो ग्रह क्या है, इसकी जो है अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ग्रह की अपनी प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ये जो है तारों के प्रकाश से चमकती है। और तारे क्या हैं, तारों की अपनी प्रकाश और ऊष्मा होती है। तो ये इसमें बेसिक अंतर ये है कि इसमें अपने प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती, ये तारों के प्रकाश ऊष्मा से चमकती है। और तारे क्या हैं, इसकी अपनी प्रकाश और अपनी ऊष्मा होती है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको कहा जाए सौरमंडल से आप क्या समझते हैं, तो आपको इसमें कि सौरमंडल सूर्य, ग्रह, उपग्रह और खगोलीय पिंड, जैसे कि खगोलीय पिंड में क्या आता है कि उपग्रह इसमें है, ये के सौरमंडल में सूर्य केंद्र में होता है, ग्रह होता है, उपग्रह होता है, और क्षुद्रग्रह में आप अगर देखेंगे तो उल्का पिंड है, खगोलीय पिंड, ये सारे मिलके जो है सौरमंडल बनाते हैं। तो ये हो गया। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखे। तो सभी ग्रहों के नाम माई, वेरी, इफिशिएंट, मदर, यहाँ बीच में क्षुद्र ग्रह है, जस्ट, सर्व, अस, नट। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस है। फिर उसके बाद जो है हम हमेशा एक क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं। अद्भुत ग्रह क्यों कहते हैं पृथ्वी को, क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियां हैं यहाँ, जीवन है यहाँ, और जीवन जीने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। जल है, वायु है, जो और ग्रह पे नहीं है या उस पर खोज अभी नहीं हुई है, इसलिए पृथ्वी को अभी अद्भुत ग्रह कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक भाग को ही क्यों देख सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन का समय लेती है। चंद्रमा जो है ये अर्थ है, और ये अर्थ है और चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाती है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में उसको 27 डेज लगता है, और अपने अक्ष पर जब ये घूमती है तो उसमें भी 27 लगभग डेज लगता है, जिसकी वजह से इतने ही समय में अपने एक अक्ष पर भी चक्कर लगाती है। मतलब परिक्रमण और परिभ्रमण इसका लगभग एक ही समय होता है। इस वजह से हम चंद्रमा का सदैव एक ही भाग देख पाते हैं। ब्रह्मांड क्या है अगर ये पूछे एक लाइन में, तो आकाश गंगाओं का समूह है। आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड। आकाश गंगाओं का समूह है ब्रह्मांड। अब हम एमसीक्यू फॉर्मेट में कर लेते हैं कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, हम शुक्र को कहते हैं। क्यों, पृथ्वी का भगनी भी इसको कहते हैं, शुक्र को। और सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीकी ग्रह क्या है, तो पृथ्वी है, ये सन है,
ये बुध, शुक्र और ये पृथ्वी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं सभी ग्रह। ध्रुव तारे किस दिशा का की ओर ज्ञान देते हैं? तो ध्रुव तारे हमें हमेशा उत्तर, क्योंकि ध्रुव तारे की स्थिति हमेशा समान होती है, तो ये उत्तर की तरफ हमें दिशा का ज्ञान होता है इससे। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मैंने बताया था कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ।